चलिए हाय गुड मॉर्निंग। सो अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। सो वी वर डूइंग द रिवीजन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जस्ट अ सेकेंड। सो कल एक मेजॉरिटी रिवीजन हो गया था आई गेस 25 स्लाइड नंबर तक एज पर माई पीपीटी हो गया था। चलिए इसके आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये पीपीटी आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, ये रेप्लिका है आईसीआई मैट की। ठीक है, तो आप आईसीआई से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिट प्लान। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कल मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस में एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस क्या था? देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है। ये सीक्वेंस मत भूलिएगा, आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ बट जरूरी है। पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है, फिर स्ट्रैटेजी, फिर प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ऑडिट प्लान की। ठीक है, तो ऑडिट प्लान हमें बताता है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हमें लगानी है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होती हैं? जैसे इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, इंस्पेक्शन है। तो कई सारे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, रीपरफॉर्मेंस है, रिकैलकुलेशन है। ठीक है, कितना काम करना है, तो ये सारी चीजें हम प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। कल ही मैंने आपको बोला था कि स्ट्रैटेजी डायरेक्शन सेट करता है, स्ट्रैटेजी डायरेक्शन सेट करता है, और प्लानिंग में हम लोग फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और ऑडिट प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे अब ये ऑडिट प्रोग्राम है, जैसे हमें इंक्वायरी करना है, ये प्लानिंग का पार्ट हो गया। लेकिन कौन करेगा इंक्वायरी, कब करेगा इंक्वायरी, किससे करेगा इंक्वायरी, तो वो ऑडिट प्रोग्राम हो गया। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ऑडिट स्ट्रैटेजी। सही है, ऑडिट स्ट्रैटेजी में तो हम सिर्फ डायरेक्शन चुनते हैं, और ऑडिट प्रोग्राम और डिटेल्ड है। ठीक है, जिसपे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग? बहुत सिंपल है। देखिए, पहले स्ट्रैटेजी बनेगी, फिर प्लान बनेगा। ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। क्या बोल रहा है कि ऑडिट प्लान एड्रेस करता है वेरियस मैटर को जो हमने आइडेंटिफाई किया था स्ट्रैटेजी में। सही बात है। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड। ठीक है, दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन चेंजेस इन अनदर। सही बात है। अगर आप स्ट्रैटेजी में कोई चेंज करोगे, अगर आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने प्लानिंग में भी चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग में हम लोग कई सारे मैटर्स को डिस्कस करते हैं, एड्रेस करते हैं, जो हमने स्ट्रैटेजी में आइडेंटिफाई किया था। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अच्छा, कहीं पे भी आपको लगता है कि सर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लीजिए या कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से एक शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मॉडरेट पेस रख रहा हूँ, बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत तेज भी नहीं है। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली मैंने आपको कल ही समझाया था, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रिमेन्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अ, हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर अपने प्लानिंग का कुछ हिस्सा क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सकता है। फिर से सुनिएगा, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारी किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी ऑडिटर की जिम्मेदारी है। अब कायदे से ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो हम इसको किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि हमारा काम स्मूथली हो जाए, टाइमली हो जाए, इफेक्टिव वे में हो जाए। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने प्लानिंग में ये सोचा है कि मैं ब्रांच विजिट भी करूंगा। मैंने प्लानिंग में ये सोचा है कि मैं ब्रांच विजिट भी करूंगा। तो मुझे क्लाइंट को इस बात का होता है ना, एक क्लाइंट को अवेयर करना पड़ेगा कि मैं ब्रांच विजिट करूंगा, तो प्लीज मेरे आने जाने का अरेंजमेंट करा दीजिएगा और ब्रांच पे भी सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जाने के टाइम पे ब्रांच में कोई डॉक्यूमेंट्स ही ना हो।
ठीक है, तो कभी कभी कुछ एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने पड़ जाते हैं, कभी कभी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी ऑडिट, पूरी पूरी प्लानिंग ही आपने डिस्कस कर ली, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब क्या सर हम प्लानिंग में चेंजेस करते हैं? जी हाँ, हम प्लानिंग में चेंजेस करते हैं। कब? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे मेजॉरिटी जो डेटर थे क्लाइंट के, वो बैंकरप्ट हो गए। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मेजॉरिटी डेटर थे क्लाइंट के, वो बैंकरप्ट हो गए। या प्राइवेट कंपनी से ये पब्लिक कंपनी हो गई, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। या कंडीशंस चेंज हो गई। कंडीशंस चेंज क्या हो गई? जैसे क्लाइंट ने बोला कि सर आप नो ब्रांच विजिट, आप ब्रांच विजिट नहीं कर सकते हो। तो मैंने पूछा क्यों भाई? तो वहां पे कुछ इंस्पेक्शन चल रहा है, इंस्पेक्शन बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई। या फिर हमें कुछ एविडेंस ऐसा मिला है जिससे हमें लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि हमें इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमें जब हमने रैप किया, तो हमें लगा यार रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। लेकिन जब हमने फैप किया तो हमें लगा रिस्क बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन से मैच नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में भी हमें प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तीन बातें क्या क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम प्लानिंग में चेंज करते हैं, और करते हैं तो कब कब करते हैं? तो आंसर इज यस, हम प्लानिंग में चेंज करते हैं। तीन केसेस में करते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब जैसे क्लाइंट के मेजॉरिटी डेटर्स बैंकरप्ट हो गए, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन गई, कोई सीनियर मैनेजमेंट होता है ना, कंपनी को छोड़ दिया, जो भी है। या कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन क्या हो सकती है? पहले पहले हमने प्लान किया था कि हम ब्रांच विजिट करेंगे, बट क्लाइंट ने बोला सर आप ब्रांच विजिट नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ इंस्पेक्शन चल रही है। अच्छा, कभी-कभी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है। हम पहले क्या सोच रहे थे, निकला क्या? तो ऐसे केस में हमें प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ सकता है। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ओके, सो सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे आपको पता है ना ऑडिट टीम क्या होती है? ऑडिट टीम वो होती है जो ऑडिट करने जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑडिट टीम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये आर्टिकल है। क्वेश्चन ये आता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आर्टिकल को कितना डायरेक्शन देगा, कितना सुपरवाइज करेगा और कितना रिव्यू करेगा। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होने चाहिए ना। तो यहाँ पे वही फैक्टर्स की बात हो रही है। क्वेश्चन ये है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने टीम मेंबर को, अपने आर्टिकल्स को कितना डायरेक्ट करेगा, कितना सुपरवाइज करेगा, वो इन चार बातों पे निर्भर करता है। क्लाइंट कितना बड़ा है, एरिया कौन सा है, रिस्क कितना है, और मेरे टीम मेंबर्स की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज कैसी है। तो इन चार बातों पे डिपेंड करेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यहाँ पे ऐसे 230 लग गया। डॉक्यूमेंटेशन मतलब हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना। जैसे हम लोग भी होता है ना, जैसे अब अ, बहुत बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, मतलब घर से बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो आप भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो ना, कब रेंट दिया, कितने टिफिन आए, टिफिन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, ठीक है, हर खर्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, टिकट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन भी यही होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एंगेजमेंट लेटर का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसने अंडरस्टैंडिंग कैसे ली थी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, क्या क्या एविडेंस ऑब्टेन किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो वही चीज है, स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करेंगे, प्लानिंग को डॉक्यूमेंट करेंगे, और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में अगर कोई चेंजेस किया है तो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। बाकी स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमें एक एविडेंस मिल जाए, या एक एविडेंस हम किसी को दे सके कि हमने क्या क्या की डिसीजंस लिए थे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अस द की डिसीजंस कंसीडर्ड एट दैट टाइम, ठीक है, हमने उस टाइम पे क्या क्या की डिसीजंस लिए थे। इसमें एक दो पॉइंट आप और भी जोड़ सकते हो। ऑडिट प्लान में हम लोग क्या डॉक्यूमेंट करते हैं?
nature, timing, extent of RAP, FAB और other planned audit procedures. चेंजेस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया तो आप आराम से 4-5 पॉइंट लिख सकते हो। ये ऑडिट प्रोग्राम के कुछ एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है, फिर स्ट्रैटेजी, फिर प्लानिंग और फिर प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और फिर काम को बांटते हैं। तो काम को हम लोग बांटते हैं प्रोग्राम में। अब जैसे हमने कहा भाई साहब इंक्वायरी करनी है, मैंने यहाँ लिख दिया इंक्वायरी करनी है। किससे रिलेटेड? मान लेते हैं सेल से रिलेटेड। कब करनी है? तो मैंने लिखा मंडे। कितना करनी है? तो ऑब्वियसली मैंने लिख दिया एक्सटेंट। ठीक है, वैसे ये प्रॉपर नहीं है लेकिन ठीक है फिर भी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइन कर दिया और यहाँ पे क्लाइंट से साइन करवा लिया। ऐसे ये प्रॉपर नहीं है लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे ही बनता है मिलता जुलता। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम हर ऑडिट के लिए हम लोग बनाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम हर ऑडिट पे हम लोग बनाते हैं एंड इट इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, जैसे सेल्स है। ठीक है, तो सेल्स में हम लोग क्या क्या चीजें चेक करते हैं? वाउचिंग करते हैं, वाउचिंग करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं, देखो सेल्स में क्या होता है, सेल्स में पहले हम लोग वाउचिंग करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं वाउचिंग का काम मैंने राम को दे दिया। ठीक है, क्योंकि राम जूनियर आर्टिकल है। फिर उसका इंस्पेक्शन करना, तो ये मैंने शाम को दे दिया क्योंकि शाम सीनियर आर्टिकल है। फिर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना, तो ये मैंने खुद ने कर लिया। ठीक है, तो हम काम को बांटते हैं, इसी काम को बांटने को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर मैंने ए कंपनी के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो ये ऑडिट प्रोग्राम बी कंपनी के लिए यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम हम लोग स्पेसिफिकली बनाते हैं, क्लाइंट के नीड के हिसाब से बनाते हैं, क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाते हैं। क्लाइंट कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या टेक्नोलॉजी है, तो ध्यान रखिएगा इट वेरीज फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं हो सकता है। जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो हमें ओपन माइंड रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमने क्लाइंट का नेचर और कॉम्पोजिशन साइज ये सब चीजें देख लिया। ठीक है, तो हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, बट अगर हम ओपन माइंड नहीं रख रहे हैं तो हमने ऑडिट प्रोग्राम बना दिया तो हम बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ओपन माइंड रहना है, हमें हमेशा अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं कि ऑडिट प्रोग्राम बना दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, नहीं, आपको हमेशा अलर्ट रहना है। हो सकता है कुछ नई बातें पता चली, तो आप ऑडिट प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो। यही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए ऑडिट प्रोग्राम का, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली आपकी ऑडिट पूरी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी चेंज हुआ बिजनेस पॉलिसी में, ठीक है, और आपको इसकी जानकारी नहीं थी, तो आपका ऑडिट प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, ये क्या कर रहा है, फ्रेशर्स को छोटे मोटे काम दे रहा है, मतलब वाउचिंग है, ये सारे काम दे रहा है, लेकिन जो क्लर्क है या जो मैनेजर है उनको रिस्की एरियाज दे रहा है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ वर्क, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी ऑडिट प्रोग्राम, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम।
जब हम काम को बांटते हैं, जब काम को एलोकेट करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो वही है, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कंट्रोल्स कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, ठीक है। और ठीक है, और कुछ इसमें खास नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आता है, सुनिएगा। जब हम ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए। जब हम ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय हमें हमेशा अपने स्कोप एंड लिमिटेशंस के अंदर रहना है। हमें अपने स्कोप एंड लिमिटेशंस के अंदर रहना है। जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो उसमें स्कोप में चार चीजें नहीं, चार चीजें मतलब हमारे स्कोप में नहीं आती हैं। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हम अपने कॉम्पिटेंस के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते, और एक क्या था, ऑथेंटिकेशन, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है अपने ऑडिट प्रोग्राम में, मतलब ऐसा कोई एरिया हमें नहीं लिखना है। ऑडिट प्रोग्राम हमेशा रिटर्न होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम में हम वही ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने की कोशिश करेंगे जिससे हमें एविडेंस रीजनेबली मिल सके। सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को इनकलिकेट करेंगे, और ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम इस तरीके से बनाएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद में फिर केओस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, कायदे से क्या होना चाहिए, जैसे कायदे से क्या होना चाहिए, पहले इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद सेल्स चेक होना चाहिए, और उसके बाद परचेज चेक होना चाहिए, ठीक। कायदे से ये होना चाहिए। अब ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन कायदे से ये होना चाहिए। तो ऑडिट प्रोग्राम में आप पहले इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स लिखोगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कितना करेगा। फिर सेल्स को लेकर लिखोगे, फिर परचेज को लेकर लिखोगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, इस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर हो पाएगा, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम आपको इस तरीके से बनाना है कि कोऑर्डिनेशन हो सके, सारे एरर्स की पॉसिबिलिटीज को आपको लेके चलना है। ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरीके से आपको उसमें लिखने हैं जिससे एविडेंस रीजनेबली मिल सके, बहुत टाइम ना लगे। रिटर्न बनाना है और अपने स्कोप एंड लिमिटेशंस के विद इन काम करना है। जस्ट अ सेकेंड। अभी तक सब सही है। अगर आपको ये वैल्यूबल लग रहा है तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और मुझे आप कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस चैप्टर में रिवीजन चाहिए, ठीक है। या आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, मेरा ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। चलिए एक बार ऑडिट प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक ऑडिट प्रोग्राम सर्च करके रखा था एडवांस में ही। एक सेकेंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको पढ़िए आप एक बार, इसको आप पढ़िए। ये सारे अलग अलग एरियाज हैं।
तो ऑडिट प्रोग्राम के टाइम पे हम लोग एरियाज पहले बांट देते हैं कि इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना है, कैपिटल और पार्टनर्स अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है, एरिया बांट दिया। अब उसमें क्या क्या चीजें करनी है, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स की एडुकेसी चेक करनी है, उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो हम अब जैसे स्टडी करना है, ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट्स, ठीक है, तो ये हमने राम को बांट दिया। अकाउंटिंग एंड ऑथराइजेशन ये हमने शाम को दे दिया। इंटरनल कंट्रोल्स की एडुकेसी ये हमने सीता को दे दिया। इसी को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऐसे ही कैपिटल और पार्टनर्स अकाउंट में भी। पढ़िए पढ़िए इसको। फिर हम लोग रेवेन्यू चेक करेंगे, एक्सपेंसेस चेक करेंगे। रेवेन्यू में क्या चेक करेंगे, इन वही वाउचिंग है, मैचिंग करेंगे, कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे, एक्सपेंसेस में भी ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो हर हर एक एक एरिया का हम लोग जो है प्रोसीजर सेट करते हैं। पहले एरिया चेक करते हैं कि हाँ ये एरिया चेक करना है, फिर उस एरिया में क्या क्या चेक करना है, फिर प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, फिर हम लोग काम को बांट देते हैं। जैसे व्हाट टू वेरीफाई, व्हाई टू वेरीफाई, ठीक है, ये सारी चीजें। आई थिंक ये इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। अब ऑडिट प्रोग्राम क्यों डिजाइन करते हैं, मुझे जरूरत नहीं है समझाने की, ताकि हमें एविडेंस मिल सके। क्या मिल सके, एविडेंस मिल सके, ठीक है। तो बस और क्या है, दिस इज द प्राइमरी टास्क बिफोर द ऑडिट व्हेन ही ड्रॉज द ट्रांजैक्शंस आर वैलिड इन नेचर, ठीक है। तो कुल मिला के हमें एविडेंस मिल सके। अच्छा जी। अब ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेज क्या होते हैं, हम लोग क्यों बना रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम, ना बनाए ओरली कर लें। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि राम को ये करना है, शाम को ये करना है। एक पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाता है काम का, ठीक है, एक पूरी क्लैरिटी हो जाती है। और किसको क्या काम देना, ये भी इजी हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जो फ्रेशर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको वाउचिंग का काम दे दिया जाए। जो थोड़े रिस्की एरियाज हैं वो थोड़े होता है ना एक्सपर्ट लोगों को दे दिया जाए। अगर हम रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो हम काम को भूल सकते हैं। जैसे होता है ना, अब हम अगर कुछ भी रिटर्न वे में नहीं कर रहे हैं, ओरली कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है हम कुछ काम भूल जाएंगे। तो रिटर्न रहता है तो भूलने का जो होता है ना एक स्कोप, वो खत्म हो जाता है। फिर जब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो हर मेंबर से साइन करवाते हैं, जो भी ऑडिट टीम मेंबर्स हैं उनसे साइन कराता है। जैसे मैंने सीता को ये काम दिया तो वहां पे साइन करा लिया, राम को ये काम दिया तो वहां साइन करा लिया, तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। और एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम गाइड करता है अगले साल। जैसे इस साल मैंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया और उससे ऑडिट बहुत अच्छे से हुई, बहुत इफेक्टिव ऑडिट हुई। तो अगले साल भी मैं वो ऑडिट प्रोग्राम एज अ रेफरेंस यूज कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं, लेकिन एज अ रेफरेंस यूज कर सकता हूँ। तो क्या क्या एडवांटेज है, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, एक पूरे काम का ब्यौरा मिल जाता है, किसको क्या काम देना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज वो सेट हो जाता है। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम हमें हेल्प करता है कि हम कुछ काम को भूले ना, कुछ एरिया को भूले ना। सिग्नेचर हम करवा लेते हैं तो इससे एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। और एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम हमें फ्यूचर में भी हेल्प करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, देखिए पहली चीज क्या है, ऑडिट प्रोग्राम एक आपको इतना लिख के दे दिया, राम तेरे को ये करना है, तो वो मैकेनिकल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। राम तेरे को यही करना है सिर्फ। अब राम पूरा दिन वाउचिंग वाउचिंग कर रहा है तो मैकेनिकल हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। फिर उसको वाउचिंग वाउचिंग करनी है, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम प्रॉपरली रिव्यू नहीं कर रहे हैं, अगर हम ओपन माइंड नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऑडिट प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो इनएफिशिएंट लोग होते हैं, जो कामचोर लोग होते हैं, वो शेल्टर ले लेते हैं कि हमको तो इतना ही कहा गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप वाउचिंग कर रहे थे और आपको दो बिल जो दिखे, वो एक ही बिल नंबर के थे, एक ही बिल नंबर के थे। और
एक ही बंदे को दिए गए थे। तो कहीं न कहीं ये आपको महसूस हुआ या महसूस होना चाहिए था कि यहाँ पे सेल्स को इन्फ्लेट किया जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको तुरंत जो है सीनियर के पास इस चीज़ को लेके आना चाहिए था या फिर आपको क्लाइंट से पूछना चाहिए था। बट आपने कुछ नहीं किया। या फिर आपको इन्वेंटरी मूवमेंट चेक करना चाहिए था बट आपने कुछ नहीं किया। आपने तो कहा कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ़ वाउचिंग करने को बोला गया था। और कभी-कभी क्या होता है ना कि हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम इनिशिएटिव किल कर देता है। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग किसी और तरीके से कर सकते थे। बट मेरे सीनियर से बोला नहीं, ऐसे ही करना है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो उसने मेरा इनिशिएटिव किल कर दिया। तो डिसएडवांटेज क्या-क्या है? सबसे पहला, काम बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है? जैसे राम को वॉचिंग करनी है तो वॉचिंग करनी है। अगर हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, ओपन माइंड नहीं रख रहे हैं, तो हमारा ऑडिट प्रोग्राम ऑब्सोलीट हो जाएगा। जो इनएफिशिएंट लोग होते हैं, जो कामचोर लोग होते हैं, वो शेल्टर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमको तो इतना ही कहा गया था, हम इतना ही करेंगे। वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको इतना लिख के दे दिया गया, बट आपको लगता था नहीं यार, ये काम ऐसे भी हो सकता था। ठीक है? तो वो आपका इनिशिएटिव किल करता है। खत्म हो गया। चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो बताइएगा कैसा था ओवरऑल डिस्कशन, और आप नेक्स्ट रिवीजन किसका चाहते हो? ठीक है? मुझे सबसे पहले ये बताइएगा मेरा समझाने का तरीका कैसा था? देखिए, मैं रिवीजन करा रहा था, तो थोड़ा-सा मैंने मॉडरेट पेस रखी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। कोशिश की है हर चीज़ को जस्टिफाई करने की। बाकी आप मुझे बताइएगा कैसा था, कैसा नहीं था। फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको क्या चाहिए डिस्कशन, क्या रिवीजन चाहिए, वो मुझे बताइएगा। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा, समझा होगा। चलिए, बाकी ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इतना ही रखते हैं। थैंक यू।